आज हम यूपीसी मेंस जीएस थर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य सिलेबस अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव क्या क्या है। तो सबसे पहले भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता आयात निर्यात में जो असंतुलन था उसको संतुलित करने के लिए, जैसे उस टाइम आयात बहुत ज़्यादा होता था जबकि निर्यात बहुत कम होता था, जिसकी वजह से विनिमय दरों में प्रतिस्पर्धा थी, जिसकी वजह से रुपये का मूल्य घट गया और डॉलर का मूल्य बढ़ गया। दूसरा, सरकारी ऋणों की कमी, बैंकों से लोन लेना मुश्किल था, मुद्रास्फीति और महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी मुद्रा का संकट था। एक समय में केवल 15 दिनों के लिए विदेशी मुद्रा रह चुकी थी और सार्वजनिक क्षेत्र असक्षम था। तो ये आर्थिक सुधार स्वैच्छिक न होकर अनिवार्य थे। आर्थिक सुधार स्वैच्छिक न होकर अनिवार्य थे। तो 1991 में भारत भुगतान संतुलन के संकट से ग्रसित था। इसके कारण थे। तो 1980 में अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में एक कुशल प्रबंध था, ठीक है। और नौकरशाही में लाल फीतरशाही और भ्रष्टाचार व्याप्त था। व्यापार करने में बहुत सारी जटिलताएं थी, जैसे पर्यावरण संबंधी कानून, अधिकांश क्षेत्र पर सरकार का एकाधिकार था, सरकार की मोनोपोली थी अधिकांश क्षेत्र पर, जो कि शुरू में 17 क्षेत्र इसके अधीन आते थे, फिर 8 और वर्तमान में सिर्फ 3 ही रह चुके हैं, खनन, रेलवे इत्यादि। और राजकोषीय घाटा, तो उस टाइम राजकोषीय घाटा अधिक था। तो इसलिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म नई आर्थिक नीति आई थी। तो ये एलपीजी रिफॉर्म आर्थिक नीति क्या, एल मतलब उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो उदारीकरण में क्या किया गया था, लाइसेंस राज की समाप्ति, आयात शुल्क में कमी कर दी गई थी, उदार औद्योगिक नीतियां अपनाई गई थी। और निजीकरण में बैंकिंग का सुधारीकरण, बाजारों का विनियमन और वैश्वीकरण के लिए विनिमय दर का सुधार, एफडीआई की अनुमति और उदार व्यापार नीति लागू की गई थी। अब आर्थिक उदार क्या है। तो आर्थिक उदार, यदि कोई अर्थव्यवस्था बाजार समर्थक हो, एक तो बाजार समर्थक हो और दूसरी पूंजीवाद समर्थक हो, एक बाजार समर्थक हो और दूसरी पूंजीवाद समर्थक, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसी उदारीकरण को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के क्या क्या प्रभाव है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि हुई थी। तो 1991 में $266 बिलियन था, जबकि यह 2020 और 21 में बढ़कर $3.5 ट्रिलियन हो चुका था। और संवृद्धि दर 1980 से 91 में 5.6% थी, जबकि 2007 से 12 में यह बढ़कर 8.2% हो गई। और सेवा और विनिर्माण, दो ही क्षेत्र, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अब दूसरा प्रभाव था प्रत्येक विदेशी निवेश, एक तो प्रत्येक विदेशी निवेश, दूसरा संस्थागत निवेश, दोनों में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो 1990-91 में यह
$100 मिलियन था, जबकि 2011-12 में यह लगभग $300 बिलियन पार कर चुका था। ठीक है। अब तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितनी थी? $5.8 बिलियन थी, जबकि 2022 में ये $545 बिलियन हो गई। बचत और निवेश दरों में भी वृद्धि हुई थी। 1991 में ये जीडीपी का सिर्फ 22% था, जबकि 19-20 में आते आते ये जीडीपी का 30% हो चुका था, मतलब 30.5% हो चुका था। जबकि निवेश दर 1991 में 22%, जबकि 11-12 में आते आते ये 39% तक पहुंच गई थी। अब निर्यात में वृद्धि। तो निर्यात में वृद्धि हुई, किस किस के निर्यात में? विनिर्माण के संबंधित जो है निर्यात में वृद्धि हुई थी, सेवा क्षेत्र में और कृषि उत्पादक में निर्यात में। तो देखो 1991 में ये ओनली $10 बिलियन थी, जबकि 2022 में ये $229 बिलियन हो चुकी थी। ठीक है। भारतीय वैश्विक वस्तुगत निर्यात में वृद्धि हुई थी। 1991 में ये सिर्फ 0.5 थी, जबकि ये 2020 तक 1.8 हो चुकी थी। तो भारत के द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी। भारत के द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये $12 बिलियन थी। ठीक है। ONGC विदेशी लिमिटेड द्वारा विदेशों में तेल गैस उत्खनन परियोजना में इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है। अब विश्वसनीय आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ था, जिसमें FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, PPI सार्वजनिक निजी मॉडल, RD रिसर्च एंड डेवलप, नवाचार, औद्योगिक और कौशल का विकास हुआ था। रोजगार में वृद्धि हुई थी, जीवन गुणवत्ता सुधार हुआ था। ठीक है। अब उदारीकरण संबंधी समस्याएं या उनकी आलोचना किया गया थी। तो आर्थिक उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट के प्रति सुभेद्य थी। भारतीय व्यवस्था एक तो वैश्विक आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट के प्रति सुभेद्य थी। जैसे 2008 की आर्थिक मंदी, 2022 में रूस और यूक्रेन के वैश्विक भू राजनीतिक संकट था। ठीक है। इसके अलावा USA के व्यापार दरों में वृद्धि के कारण भारतीय रुपये में 10% से अधिक की गिरावट देखी गई थी, और साथ में विदेशी मुद्रा भंडार में $100 बिलियन की कमी आ चुकी थी। कितनी? $100 बिलियन की कमी आ चुकी थी। विदेशी निवेश में एक बड़ा भाग विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का होता है, जिसे हम हॉट मनी भी कहते हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव व आर्थिक संकट का कारण बनता है। तो बाजार के उतार चढ़ाव और आर्थिक संकट का कारण कौन बनता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है। अब उस टाइम जॉबलेस ग्रोथ में वृद्धि हुई, बिना जॉब की ग्रोथ में वृद्धि, यानी कि रोजगार को लेकर कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। भारत में FDI के वितरण और क्षेत्रीय असमानता की समस्या थी उस समय। तो कुल FDI का लगभग 60%, मतलब 60% सिर्फ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद तक ही सीमित था। चीन की तुलना में भारत में FDI विनिर्माण की बजाय सेवा सेक्टर से अधिक आता था। किसके? सेवा सेक्टर से ज़्यादा अधिक आता था। ठीक है। अधिकांश FDI, जितने भी विदेशी FDI आते थे, वो बड़ी कंपनियों को प्राप्त होते थे। MSME को क्षेत्र को कम लाभ होता था इनसे। ठीक है। आर्थिक उदारीकरण, RBI भारतीय रुपया प्रबंध और मौद्रिक नीतियों को लेकर चुनौतियां व्याप्त थी। ठीक है। CAD में भी नियंत्रण वृद्धि की समस्या थी। कृषि GDP और कृषि उत्पाद निर्यात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। आय और संपत्ति के
विषमताओं में वृद्धि थी, ये ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट के अनुसार। 17 और समावेशी लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न थी। अब आर्थिक सुधारों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव किया गया। तो आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव, इसमें आप जो पीछे लिखे हुए प्रभाव वो भी लिख सकते हो प्लस में। एक तो लाइसेंस की समाप्ति, निजी क्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़े, विकास दर उस समय उस स्तर पर पहुंच चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई थी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी, अधिक उत्पादन हुआ जिससे रोजगार का सृजन हुआ, जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई जो कि 5.6 से लेकर 2000 तक 6.4 हो गई। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, सेवा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश की अनुमति एफडीआई की अनुमति दी गई थी। ठीक है, बंदरगाह और नागरिक उड्डयन में निजी कंपनियों को भी अनुमति दी गई थी, जिसमें अडानी, अंबानी और भी अन्य बड़ी मल्टी कंपनियां थी भारतीय। तो दूर संचार क्षेत्र की वृद्धि पहले तो 6.3 थी, अब 18% हो चुकी है। ठीक है, उदारीकरण ने भारतीय वैश्विक व्यापार में स्वतंत्र रूप से संलग्न होने की भी अनुमति दी थी। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? इस आर्थिक नीति का लागू होने के बावजूद भी एक तो गरीबी को समाप्त नहीं किया गया, बेरोजगारी को, भूखमरी को और बुनियादी ढांचे का सामना नहीं कर सकी यह आर्थिक नीति। ठीक है, और क्षेत्रीय असमानता क्या जाती, पश्चिम क्षेत्रों को जैसे गुजरात, मुंबई को तो एफडीआई मिली थी, लेकिन पूर्व राज्य जैसे आसाम, जो 7 सिस्टर है, उनको एफडीआई नहीं मिली थी या फिर बहुत ही कम मिली थी, 0.11%। तो रोजगार सृजन में कमी। ठीक है, वो सभी क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई थी। अब है आर्थिक उद्धार की समीक्षा। आर्थिक उद्धार, भारत में आर्थिक उद्धार की तो उस समय आम सहमति में कमी थी, पीढ़ियों के बीच सुधारों में देरी थी, आर्थिक परिणाम जो कि स्थिर थे। ठीक है, और गैर समावेशी विकास था, ना कि समावेशी। तो आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ, तो 4 पीढ़ियाँ पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले प्रथम आर्थिक सुधार पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी सुधार 1991 से लेकर 2000 के बीच में। तो इसमें हम मुख्यतः 3 सुधार देखते हैं, जिसमें पहला कर व्यवस्था में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, निजी क्षेत्र में सुधार। ठीक है, तो कर क्षेत्र में, कर व्यवस्था में हमने क्या क्या सुधार किए, तो कर व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया था, कर चोरी की जांच की गई थी। ठीक है, राजकोषीय नीतियों का सरल बनाया गया था, व्यक्तिगत और निगम करों को कमी की गई थी, और करों से संबंधित जितनी भी जटिलता थी उन समय में कमी की गई थी। अब दूसरा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन, एक तो एफडीआई की अनुमति, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति, प्राइवेट बैंकों को आगमन, आरबीआई नियंत्रण की जगह अब सहायक की भूमिका निभाता था। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया गया था, जैसे टोकन निवेश, एफडीआई अनुमति, कई वस्तुओं पर आयात की मात्रा पर, किस पर, आयात की मात्रा पर सीमा समाप्त कर दी गई थी। अब निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र में एक तो लाइसेंस समाप्त, दूसरा एमआरटीपी सीमा समाप्त, और पर्यावरण कानून जटिल को सरल किया गया था। अब द्वितीय पीढ़ी सुधार 2000 से 2001 में, इसमें कानूनी क्षेत्र में सुधार किया गया था, बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया गया था, जैसे कानून में साइबर कानून बनाए गए थे, श्रम कानून बनाए गए थे और कंपनी कानून बनाए गए थे। सड़क, बिजली, संचार, कृषि और शिक्षा और स्वास्थ्य में बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया था। सार्वजनिक सुधार में रणनीतिक सुधार और पेट्रोल डीजल में एपीएम समाप्त किया गया था। राज्यों को अधिक कर हस्तांतरण किया गया था। अब तीसरी पीढ़ी में आपको इतना ही ध्यान रखना है, पंचायत राज्य संस्थानों का विकास, समावेशी वृद्धि और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी में विकास, डिजिटल इंडिया, यूपीआई और ई लर्निंग। अब व्यापार और निवेश नीति में क्या क्या सुधार,
एक तो आयात लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त, एफडीआई और एफआई अनुमति, निर्यात को प्रोत्साहित, नई प्रौद्योगिकी व नवाचार को प्रोत्साहित, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब ये सिलेबस का अगला पार्ट, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। तो औद्योगिक नीति क्या है? किसी भी राष्ट्र के उद्योग और उसके साथ जुड़े हुए क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास या नियोजन करने में सहायक होती है औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ क्या? जो प्राकृतिक संसाधनों के बिना इनपुट के, प्रत्यक्ष इनपुट के बिना, तो क्या औद्योगिक क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रत्यक्ष इनपुट के बिना माल के उत्पादन, मतलब औद्योगिक क्षेत्र माल के उत्पादन से संबंधित है, ना कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष इनपुट के। तो भारत में औद्योगिक नीतियों की टाइमलाइन, इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ रेगुलेशन। तो सबसे पहले IPR 1948, सार्वजनिक उद्योगों को महत्व दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, बुनियादी विकास पर जोर, औद्योगिक क्षमता बढ़ाने पर जोर, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने पर जोर। अब दूसरा 56 में क्या क्या है? क्षेत्रीय विषमता को कम किया गया, लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित, औद्योगिक लाइसेंस नीतियाँ लागू की थी, विदेशी पूंजी को महत्व दिया गया था, बड़ी औद्योगिक परियोजना को मंजूरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीमित निवेश और PPP सार्वजनिक निजी मॉडल पर जोर दिया गया था। अब 77 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में सुधार, MNC पर प्रतिबंध, मल्टीनेशनल कंपनी पर, गरीबों को रोजगार, ग्राम उद्योग और खाद्य उद्योग पर जोर। 1980 की औद्योगिक लाइसेंस उदारीकरण, विदेशी निवेश प्रोत्साहित, कंप्यूटरीकरण और इलेक्ट्रॉनिकरण पर जोर। 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी चाहे पढ़े या ना पढ़े, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन 1991 से पहले जो औद्योगिक नीति थी उनके प्रमुख विशेषता क्या क्या थी? तो सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक क्या थी कि उस टाइम लाइसेंस राज था। 1951 से लेकर 91 तक एक तो लाइसेंस राज था, दूसरा नौकरशाही में लाल पिताशाही और भ्रष्टाचार की समस्या थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभाव था। अब सकारात्मक क्या था? विद्युत, संचार और सड़क बुनियादी ढांचे का विकास हुआ था, उद्योगों में आधुनिक तकनीक का विकास, क्षेत्रीय विकास हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों का विकास। शुरू में ये उद्योग एक निश्चित राज्य में सीमित है, अब वो मतलब 1991 से 90 के बीच में वो पूरे राज्यों में फैल गए थे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर गया था, PPP योजना, यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी। वर्तमान उद्योगों में क्षमता विकास पर जोर, कुटीर और लघु उद्योग को प्राथमिकता, अवशोषण विकास पर जोर, सड़क, रेल और बिजली के। अब नई औद्योगिक नीति 1991 में। तो सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो 1951 से लेकर 91 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का खराब प्रदर्शन के कारण, पहला तो ये होगा। दूसरा, 1951 से 91 में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। तीसरी, 1990 मतलब 51 से लेकर 91 में एक तो खाड़ी संकट और ईरान और इराक युद्ध के कारण, भुगतान संतुलन संकट, बढ़ता राजकोषीय घाटे के कारण, देश के औद्योगिक ढांचे का विकास, दक्षता में वृद्धि, इसके उद्देश्य क्या गया? 100 दक्षता में वृद्धि करना, LPG रिफॉर्म्स, बाजारी ताकतों को सुविधा प्रदान करना, उत्पादन को सतत वृद्धि हासिल करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना। प्रमुख सुधार कौन थे? पहला, औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना। और दूसरा, LPG रिफॉर्म, लाइसेंस राज की समाप्ति,
सरकारी एकाधिकार समाप्त, नए बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। तो उद्योगों का डी लाइसेंसीकरण। तो अब वर्तमान में केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस की आवश्यकता है, जैसे एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, औद्योगिक विस्फोटक जैसे बारूद, खतरनाक रसायन जैसे SCN, फॉस्फिन और SNC, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, तंबाकू संबंधी उत्पाद, मादक पेय पदार्थ, किण्वन और आसवन को। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई थी। पहले 18 थी, फिर 8, अब वर्तमान में सिर्फ 3 ही है, जो परमाणु, खनन और रेलवे। लघु उद्योग को प्रतिस्पर्धा समिति बनाई गई थी। सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीन कोष की स्थापना, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बंद करने पर ध्यान दिया गया था। FDI की अनुमति दी गई। एकाधिकार और अवरोधक व्यापार MRTP अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है। और MRTP की जगह CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। और विदेशी प्रौद्योगिक समझौतों की अनुमति। अब 1991 की नीति के लाभ क्या है, हानि क्या है? तो ये घरेलू निवेश में वृद्धि करती है, विदेशी निवेश में वृद्धि करती है, निर्यात में वृद्धि करती है, MNC के प्रवेश को बढ़ाती है जिससे रोजगार में वृद्धि होती है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करती है। जबकि इसकी हानि, ये लघु उद्योगों को नकार दिया था, इसने धनी वर्गों के लिए बाजार तैयार किया था, औद्योगिक क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया था। ये इसकी हानि है। औद्योगिक विकास पर नई औद्योगिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा? एक तो लाइसेंस राज खत्म हो गया, नौकरशाही में लाल फीताशाही कम होगी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, सरकार पर बोझ कम, औद्योगिक क्षेत्र से विदेशी निवेश में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश में वृद्धि, निजी प्रबंध और दक्षता में वृद्धि, नवाचार और तकनीकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वृद्धि। तो चुनौतियाँ, तकनीक और नवाचार की समस्या बननी थी। तो उसी रिसर्च एंड डेवलप पर GDP का सिर्फ मात्र 0.6 खर्च, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग कमजोर, श्रम कानून की जटिलताएं, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा व लॉजिस्टिक समस्या, श्रम उत्पादक और कौशल विकास पर ध्यान नहीं। उद्योगों का वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और आकार के आधार पर। इस प्रकार GS3 के इकोनॉमिक्स के मेंस का चैप्टर 8 कंप्लीट।